हेलो नमस्कार जय हिंद राधे राधे साथियों। मैं साहिल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदालत पाठशाला में। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे भैया? हम लोग गवर्नर मतलब भारत में जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा किए थे। आज हम लोग को पढ़ना है कि जो भारतीय संसद प्रणाली में, जो भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रणाली इस्तेमाल की गई है उसमें लोकसभा का क्या महत्व है, लोकसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं, उनके कार्यकाल क्या होता है, उनकी योग्यताएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वीडियो पे जुड़ गए हो तो भैया लास्ट तक बने रहना। लोकसभा के बारे में बहुत डीपली चर्चा होगी। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं अपने टॉपिक पे। लोकसभा लोकसभा जो है वो भारतीय संसद प्रणाली में कौन सी लोकसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है। अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुन के कैसे आते हैं, सदन में आते हैं। यहाँ तक भैया सभी को पता होगा, ये बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, चलो अब इसके लोकसभा के गठन और उसकी रचना के बारे में, जो संरचना होगी उसकी किस प्रकार से होगी, चलो देखते हैं भाई। तो जो लोकसभा है वो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। ठीक है, कौन सी संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है? कहाँ पे? भारतीय संविधान संसदीय शासन प्रणाली में। और इसके जो सदस्य है लोकसभा के, वो लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुन के सदन में आते हैं। ठीक है, वैसे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। अब बात आती है लोकसभा कहाँ से आया। तो हमारे भारतीय संसद में तीन अंग है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। तो जो भारतीय संसद है, संसद के तीन प्रमुख अंग हैं। ठीक है, तीन प्रमुख अंग कौन कौन से हो गए? एक हो गया लोकसभा, जिसे हम प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं। दूसरा हो गया भैया हमारा राज्यसभा, जिसे द्वितीय सदन या उच्च सदन कहा जाता है। और तीसरे हमारे राष्ट्रपति महामहिम आते हैं, सदन के तीसरे प्रमुख अंग। ठीक है, तो हम लोग ने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर ली है। अब आज हम लोग की बात है लोकसभा पे। ठीक है, तो ये संसद का प्रथम व निम्न सदन है। ठीक है, यहाँ तक भैया सभी क्लियर है। अब इसके बाद बात कहाँ पे आती है कि लोकसभा की जो सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है और वर्तमान समय में कितनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्या, उनके सदस्यों की संख्या। तो वर्तमान में तो भाई मेरे कितनी है, 545 है लोकसभा के सदस्यों की संख्या। लेकिन जब प्रारंभ में संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो भैया प्रारंभ में लोकसभा की सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई। कितना प्रारंभ में की गई थी? 500। प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की संख्या भैया कितनी थी? 500 निर्धारित की गई थी। लोकसभा के सदस्य कितने थे भैया? 500। ठीक है, प्रारंभ में 500 थे, परंतु जो समय समय पर इसके सदस्यों, लोकसभा जो निम्न सदन है, इसके सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया जाता रहा है। जो वर्तमान समय में 545 सदस्य हैं, इसमें वो किसके अनुसार है? जो 1971 जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार वर्तमान लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। तो देखना मेरे भाई कि जो 1974 के 31वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी की गई थी? 547 निश्चित कर दी गई थी। कौन सा संशोधन भैया? 1974 का 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन। तो कब हुआ था भैया? 1974 में। ठीक है, 1974 में कितनी थी भैया संख्या? कितनी निश्चित कर दी गई थी? 547। ठीक है, अब इसके बाद बात कहाँ पे आती है? इसके बाद आती है कि जो वर्तमान समय में जो परंतु जब हुआ गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन जो अधिनियम 1987 द्वारा क्या कर दिया गया, ये जो 547 थी उसमें 530 सदस्य कहाँ से भैया? सदस्यों जो निर्वाचन क्षेत्रों से, 530 निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे इस 547 में।
उसके बाद 20 सदस्य जो होंगे संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाएंगे एवं 2 सदस्य जो बच रहे हैं वो कौन से होंगे, 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। ये कौन से अधिनियम से हुआ था, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। कौन सा, गोवा दमन और दीव, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम। क्या, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 में आया था। कब आया था भैया, 1987 में। तो इस अधिनियम में यह निश्चित किया गया कि जो ये 547 सदस्य हैं, कौन से, ये 547 सदस्य जो संवैधानिक संशोधन 31वें संवैधानिक संशोधन 1974 में निश्चित किए गए थे। तो इसमें 530 सदस्य जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे। उसके बाद जो 20 बच रहे हैं, उसके बाद ये जो 20 सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे भैया, 20 सदस्य होंगे वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। उसके बाद जो 2 सदस्य होंगे वो आएंगे हमारे मनोनयन के द्वारा। तो इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो गई भैया, 552 हो गई। यहाँ पे कौन से अधिनियम से, गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम से 1987 में जो आया, उसमें यह निश्चित किया गया कि 530 सदस्य जो होंगे निर्वाचन क्षेत्रों से आएंगे, 20 सदस्य हमारे संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्यों का मनोनयन होगा। इस प्रकार कितने हो गए भैया, टोटल जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो। संवैधानिक संशोधन 31वें था, उसमें 547 बताई गई थी, लेकिन जब गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 आया तो उसमें बात ये हुई कि 530 सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों से, 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन किया जाएगा। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई भैया, 552 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखो वर्तमान समय में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो कितनी है, वर्तमान में 545 है। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 की गई। लोकसभा के सदस्य कितने हैं, 545। लेकिन जो गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 आया था उसमें बताई गई कि अधिकतम संख्या भैया 552 हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। अब इस 545 में से जो 500 कितने 30 सदस्य होंगे, इस वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हैं इसमें 530 सदस्य में आएंगे हमारे निर्वाचन क्षेत्रों से, आएंगे निर्वाचन क्षेत्र से। इसके बाद 530 आ गए, उसके बाद 13 सदस्य जो आएंगे वो संघीय क्षेत्रों से आएंगे। कौन से, संघीय क्षेत्रों से। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है 2 सदस्य जिसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है, उनका मनोनयन किया जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, जिन्हें आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन बोलते हैं। यहां तक भाई बात क्लियर है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य 545 है, 530 सदस्यों का निर्वाचन होगा और 13 सदस्य जो आएंगे वो संघीय क्षेत्रों से आएंगे और इसके बाद जो 2 सदस्य होंगे उनका राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात भैया सभी को क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बात कहाँ पे आती है, वर्तमान में जो 545 लोकसभा के सदस्य ये किस आधार पे रखा गया, किस सन में जो जनगणना हुई थी। तो ये 545 सदस्यों का जो जनगणना हुई थी कि इतने सदस्य हमारे भारत में होंगे लोकसभा में, तो वो हुई थी भैया 1971 में जनगणना। जनगणना कौन करा है, परिसीमन आयोग। ठीक है, परिसीमन आयोग द्वारा क्या भैया, कि परिसीमन आयोग परिसीमन आयोग द्वारा 1971 में जनगणना कराई।
परिसीमन आयोग द्वारा 1947 में 47 ने 71 में जनगणना कराई गई और इस जनगणना के आधार पर यह निर्धारित किया गया कि भैया 545 सदस्य कब तक सदस्यों की संख्या होगी, 2026 तक 545 सदस्य होंगे। अब इसके बाद जो 84वां संवैधानिक संशोधन 2002 हुआ, उसमें यह निर्धारित किया गया, क्या निर्धारित हुआ भैया, कि 2026 तक ये जो 545 सदस्य हैं ये यथावत बने रहेंगे। कौन सा संशोधन था भैया? 84वां संवैधानिक संशोधन 2002। चौरासीवां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ। इसमें क्या किया गया भैया? इस संशोधन के आधार पर लोकसभा में एवं राज्यवार प्रतिनिधित्व की संख्या कितना 2026 तक 2026 तक कितनी होगी भैया? सिर्फ और सिर्फ 545 होगी। ये किसमें कहा गया? 84वां संवैधानिक संशोधन 2002 कहा गया कि 2026 तक जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 545 होगी। अब इसके बाद जब 2001 में जनगणना हुई, तो जब 2001 में जनगणना हुई तब उसके बाद कहा गया कि जब सदस्यों की संख्या कब बढ़ाई जाएगी? 2001 के जनगणना के अनुसार 2026 के बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। ठीक है, क्या 2001 की जनगणना के अनुसार 2026 के बाद 2026 के बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार 2026 के बाद क्या किया जाएगा? लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 से बढ़ा दी जाए। यहाँ तक ठीक है भैया? यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? और बात ये कब आई? भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसमें 82 अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रति 10 वर्ष पश्चात होने वाली, कि मतलब हर 10 वर्ष के बाद जब जनगणना होगी तो उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या या उसके प्रतिनिधियों की संख्या में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ तक सभी को क्लियर है कि परिसीमन आयोग 1971 में जनगणना कराया। उस जनगणना के आधार पर लोकसभा की जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है उसी जनगणना के आधार पर की गई है। अब बाद में कहा गया 84वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ, उसमें ये कहा गया कि जो 2026 तक लोकसभा के सदस्य हैं 545, वो 2026 तक बने रहेंगे। उसके बाद जब 2001 की जनगणना हुई तो उसमें ये बताया गया कि 2026 के बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है सभी को? लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या है वो किस आधार पे है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, अब बात कहाँ पे आती है भैया? अब बात आती है लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन मैंने बताया कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, अब प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार किया जाता है? वयस्क मताधिकार। क्या वयस्क मतलब जो 18 वर्ष का व्यक्ति हो गया है वो अपने भारतीय मत अपने मत का प्रयोग कर सकता है, किसमें? लोकसभा के सदस्यों को चुनने में। ठीक है, तो बात यहाँ पे हुई कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार? लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात ये होती है
कि जो इनके जनता की एज क्या होगी, तो एज भैया क्या होगी 18 वर्ष, यानी कि वयस्क मताधिकार। अब भारत में वयस्क किसको कहते हैं भैया, जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। तो वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक है भाई, कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे, और वयस्क मताधिकार यानी कि उसकी एज क्या होगी भैया, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वही लोकसभा के निर्वाचन में भाग ले सकता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अब देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कि जितने की लोकसभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित किए जाने, मतलब जो जितने पूरा भारत देश है उसमें उतनी ही सीटें दी जाएंगी जितने की निर्वाचन क्षेत्र हो। ठीक है, अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है, ये याद रखना भैया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य चुना जाता है जो कितने 5 लाख, कम से कम 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उनका नेता कहा जाता है। ठीक है, उसको ये जो सदस्य होगा, एक सदस्य जो चुना जाएगा वो 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है, अब इसे एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। इसे जहाँ पे भैया एक सदस्य चुना जाता है उसे क्या बोलते हैं, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और ये जो सदस्य होगा वो 5 लाख की जनसंख्या का कम से कम उसका प्रतिनिधित्व करेगा, 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व। ठीक है, 5 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब भैया बात ये होती है कि इनका निर्वाचन कौन करता है, तो निर्वाचन के लिए भैया निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अब इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा। तो भारत में चुनाव आयोग है, उसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जो निर्वाचन में प्रमुख भूमिका निभाता है, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और उससे ये आशा की जाती है कि वह अपना कार्यभार बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, निष्पक्षता के साथ चुनाव को संपन्न कराने में भाग लेगा। ठीक है भैया, तो निर्वाचन कौन कराता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। एक चुनाव आयोग होगा, ये कहा गया कि निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग होगा, और उसमें प्रमुख व्यक्ति होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी है। ठीक है, ये चुनाव आयोग जो होगा वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक तो होगा उसमें, जो जिससे ये आशा और उम्मीद की जाएगी कि वह अपने कार्य को निष्पक्षता और ईमानदारी से पूर्ण करेगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अब इसके बाद भैया बात किसकी आती है कि मतदाता, जो प्रत्यक्ष रूप से मतदाता भाग लेंगे निम्न सदन के सदस्यों को चुनने के लिए, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो अब देखो भैया कि मतदाताओं की योग्यता, अब मतदाता की योग्यता क्या होनी चाहिए भैया, तो सबसे पहले मैंने बताया वयस्क मताधिकार, कम से कम 18 वर्ष की आयु को वो पूर्ण कर चुका हो। तो लिख लेना भैया कि वयस्क होना चाहिए, यानी कि वह 18 वर्ष का होना चाहिए, वयस्क हो, पहली बात ये हो। अब दूसरी बात आती है कि वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। ठीक है भैया, तो हो गया उसकी सिटीजनशिप जो होनी चाहिए, नागरिकता, वो भारत की, तो भारत का नागरिक हो। ठीक है, दो हो गया, वयस्क होना चाहिए यानी कि कम से कम 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो, भारत का
नागरिक हो। अब उसके बाद उसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतदाता क्षेत्र की जो ये वयस्क आदमी होगा, व्यक्ति होगा, उसका क्या होना चाहिए? निर्वाचन क्षेत्र की मतदान सूची में नाम होना चाहिए। उसका नाम उसके निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। ठीक है? ये हो गई योग्यता उसकी। अब और देखते क्या पागल या दिवालिया ना होना चाहिए। ठीक है? क्या पागल या दिवालिया ना हो। यहाँ तक भैया बात क्लियर है? अब उसके बाद इस व्यक्ति जो वयस्क होगा उसे संसद के किसी कानून द्वारा किसी अपराध के कारण मताधिकार से वंचित ना किया गया हो। तो मतदाता की योग्यता में प्रमुख ये भी एक है कि जो मतदाता होगा उसे मतदाता को संसद के द्वारा किसी अपराध के कारण मताधिकार से वंचित ना किया गया हो। वंचित ना किया गया हो। ठीक है भैया, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये हो गई मतदाताओं की योग्यता। क्या क्या मतदाताओं की योग्यता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लोकसभा की जो सदस्य चुने जाएंगे उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखो भैया, उनकी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा में सदस्यों के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूर्ण कर चुका होगा वह क्या कर सकता है? अपनी उम्मीदवारी उसमें दाखिल कर सकता है। तो वह व्यक्ति जो होगा कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। ठीक है? 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। जो लोकसभा के सदस्य में जब अपना दाखिला लेगा या निर्वाचन क्षेत्र में किसी निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा होगा, वो अपनी उम्मीदवारी करेगा, वो पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है भैया? तो लिख लो भारत का नागरिक होगा या भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है? अब इसके बाद सदस्यों की योग्यताएं में ये होता है कि जो संसद के द्वारा या संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया, मतलब उसे संसद ने किसी कारणवश चुनाव लड़ने के लिए उस पर रोक लगाई हो, तो संसद के किसी कानून द्वारा संसद के किसी कानून द्वारा उसे अयोग्य न ठहराया गया हो। ठीक है भाई? उसे अयोग्य न ठहराया गया। अब इसके बाद बात आती है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न, मतलब वो सरकारी नौकरी ना कर रहा। ठीक है? किसी भी, वो चाहे वो भारत सरकार हो या किसी भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर ना हो। के अधीन लाभ के पद पर ना हो। ठीक है भैया? यहाँ तक बात क्लियर है? अब किसकी बात आती है? अब ये होता है
कि इतनी सारी योग्यताएं सदस्यों में होनी चाहिए कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, उसके बाद भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, संसद के किसी कानून द्वारा उसे अयोग्य न ठहराया गया हो और भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये हो गई भैया हमारे सदस्यों की योग्यता है। अब भैया उनका कार्यकाल क्या होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य होंगे उनके कार्यकाल क्या होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 का जो उपखंड है वो 83 के 2 में क्या कहा गया है, यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के जो कार्यकाल होगा उनका जो कार्यकाल होने वाला है वो प्रथम बैठक जिस दिन होगी उस तिथि से अगले 5 वर्ष तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है। कितना भैया, 5 वर्ष वाला है। अब इस किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 83 के भाग 2 में कहा गया है कि उनका जो कार्यकाल होगा प्रथम बैठक की तिथि से अगले 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक, ठीक है, अगले 5 वर्ष तक उसका क्या हो गया भैया, निर्धारित कर दिया गया। अब इससे पहले इसके 5 वर्ष होने के पूर्ण भी इसके पहले भी क्या किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है भैया। एक प्रमुख बात यह है कि यदि कोई आपातकाल लगता है तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है भैया, ये जरूर से याद रखना कि आपातकाल में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़कर कितना हो जाता है, 6 वर्ष। आपातकाल के दौरान जो उनका कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष का हो जाता है, बढ़कर 6 वर्ष। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद बात आती है कि ये 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब राष्ट्रपति किसके परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से क्या करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है उसके 5 वर्ष के पूर्व भी। ऐसा अब तक कब कितनी बार, 8 बार हो चुका है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल पूर्ण हो जाने के पूर्व ही भंग कर दिया गया है। ठीक है भैया, देखो कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा अब तक कितनी बार किया जा सकता है, जो लोकसभा भंग हुई है तो 8 बार हो चुका है, लोकसभा 8 बार भंग की जा चुकी है। चलो भैया देखो, 8 बार लोकसभा जो है वो भंग की जा चुकी है। ठीक है, अब कब कब भंग की गई है भैया, तो सबसे पहले हुई थी 1970 में, उसके बाद 1977, उसके बाद 1979। तो पहला 70 में हुई भैया पहली लोकसभा भंग, दूसरी 1977 में, तीसरी हुई 1979 में। इसके बाद 1984, 1979 और 1991, क्या क्या, 84, 89 और उसके बाद 1991। कितना हो गया भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गए भैया। अब इसके बाद कहाँ पे आता है बात, अब उसके बाद हुई 1997 में और अंतिम बार 1999 में
लोकसभा को भंग किया जा चुका है। ठीक है, मैंने ये बताया कि आपातकाल में, जब आपातकाल किसी प्रकार से, किसी बाह्य आक्रमण के कारण, किसी सशस्त्र विद्रोह के कारण और किसी युद्ध के कारण जब आपातकाल राष्ट्रपति लगाते हैं तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, एक बार में जब एक बार आपातकाल लगा तो ये अवधि कितनी, सिर्फ 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती जो आपातकाल में बढ़ती है। ठीक है भैया, अब इसके बाद बात आती है हमारे लोकसभा के सदस्य हो गए, उनके वेतन क्या हो गया, उनके भत्ते क्या हो गया, उनके पेंशन किस प्रकार हो। ठीक है, तो जो लोकसभा के सदस्य हो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, तो इनके जो सांसद वेतन भत्ते अधिनियम एक आया था, कब, 2001 में। कब भैया, सांसद वेतन भत्ता अधिनियम 2001 के अनुसार सदनों के प्रत्येक सदस्य जो होंगे सदस्य, उनका 12,000 रुपए मासिक वेतन। कितना होगा भैया, जो सांसदों का मासिक वेतन, कितना, 10,000 भैया। कितना होगा भैया, अरे ये होने वाला भैया 12,000। ठीक है, इसके अलावा इन लोग को अलग अलग भत्ते, उनको कहीं आने जाने की सुविधा, सारी चीजें कौन देता है, सरकार देती है। ठीक है, इन सांसदों, तो इनको 12,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। 10,000 रुपए मासिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मिलता है। कौन सा, मासिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10,000 रुपए महीना। कितना भैया, 10,000। ठीक है, तो 12 हो गया उनका मासिक वेतन, मासिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10,000 रुपए। इसके बाद 14,000 रुपए उनको क्या मिलता है, कार्यालय का खर्च, जहाँ पे कार्यालय बनाएंगे, जहाँ पे वो जनता का समस्याओं का समाधान करेंगे, तो वहां पे कार्यालय खर्च के लिए उनको 14,000 रुपए मिलता है। ठीक है, कार्यालय खर्च कितना हो गया भैया, 14,000। 14,000 रुपए मंथली उनको कार्यालय खर्च मिलता है। अब इसके बाद प्रत्येक सांसद को अधिवेशन में, कौन सा, जो अधिवेशन होगा, भाग लेने और समितियों आदि की बैठकों में भाग लेने, अन्य ऐसे जो अलग से कार्य होंगे, मतलब उनके अधिवेशन में भाग लेने के लिए 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता प्राप्त होता है, अधिवेशन में भाग लेने के लिए। ठीक है भैया, ठीक है, कितना, 500 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, इसके बाद इनको क्या क्या मिलता है, निवास मिलता है, मतलब इनका सरकारी आवास होता है। ठीक है, इनके निवास के साथ साथ इनको टेलीफोन, प्रथम मतलब एसी जो फर्स्ट कोच होता है उसमें रेल यात्रा की मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं, बिजली, पानी, चिकित्सा, सारी सुविधाएं इसको लोकसभा के सदस्यों यानी सांसदों को उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, और ये सारी सुविधाएं किसके तरफ से, इनको सरकार के माध्यम से दी जाती है। ठीक है भैया, इसके बाद बात आती है कि जो सांसद होगा वो किसी न किसी कार से चलेगा, तो उसको कार के लिए 1 लाख रुपए सरकार देती है। कितना, कार के लिए भैया, 1 लाख रुपया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद बात आई कि प्रत्येक सांसद को वर्ष में कितनी, 32 हवाई यात्राएं, मतलब वो 32 बार अ, हवाई यात्रा कर सकता है। कितनी, हवाई यात्रा के लिए कितनी, 32, वर्ष भर में 32 बार हवाई यात्रा कर सकता है। यहाँ तक भैया बात क्लियर है सभी को। अब इसके बाद सबसे प्रमुख बात ये होती है कि जिस क्षेत्र से, जिस निर्वाचन क्षेत्र से वह सांसद बना है, उसके लिए उसको कौन सी शक्ति प्राप्त है, तो वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए उसे 2 करोड़ रुपए की परियोजना या योजनाओं का क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिया जाता है प्रति वर्ष। ठीक है भैया, एक वर्ष में इतना, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया जाता है।
2 करोड़ रुपए जो होता है वो ना निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसे सांसद को दिया जाता है। यहाँ तक भी क्लियर है कि मासिक वेतन 12,000 रुपए, मासिक निर्वाचन क्षेत्र जो 10,000, कार्यालय के खर्च 14,000, अधिनियम जो अधिवेशन वगैरह में भाग लेंगे उसमें क्या होगा भैया, अधिवेशन में भाग लेने के लिए यदि वो बाहर हैं तो उन्हीं के आने जाने का प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये कितना मिलता है, 500 रुपये। इसके साथ साथ रेलवे के प्रथम श्रेणी में उनको निःशुल्क यात्रा, निवास, टेलीफोन, निःशुल्क जो चिकित्सा व्यवस्था सारी कौन करता है भैया, सरकार करती है। यहाँ तक क्लियर है। तो उनको कार के लिए 1,00,000 रुपए, 32 हवाई यात्राएं वो कितना प्रत्येक वर्ष में वो अपने कार्यकाल के कर सकते हैं। इसके बाद एक वर्ष में उसे 2 करोड़ रुपए निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिया जाता है। यहाँ तक भैया बात सभी को क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अब बात आती है कि पदाधिकारी, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद कितने 93 के अनुसार लोकसभा में क्या क्या होंगे, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। कौन से संविधान, अनुच्छेद 93 के अनुसार, ठीक है। इस अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में जो एक अध्यक्ष होंगे और एक उपाध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ से चुने जाएंगे, उन्हीं सदस्यों के बीच में वो चुने जाएंगे, ठीक है। और इनके जो कार्यकाल होता है इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक अध्यक्ष व लोकसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इन दोनों पदाधिकारी जो होंगे इनका कार्यकाल कितना होगा भैया, 5 वर्ष का, 5 वर्ष का, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इससे पहले भी ये दोनों चाहे वो अध्यक्ष हो और चाहे वो उपाध्यक्ष हो, इससे अपने इस 5 वर्ष के पूर्व भी अपने कार्यकाल में वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे, यदि अध्यक्ष को देना होगा तो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देता है। ठीक है भैया, यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उपाध्यक्ष त्याग पत्र दे सकते, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर। तो अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देते हैं। यहाँ तक भैया सभी को क्लियर। इसके बाद बात आती है कि इसके अतिरिक्त ये दोनों 14 दिन से पूर्व सूचना पर लोकसभा के क्या 14 दिन से पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मतलब इनको क्या, ये दोनों अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो सदस्य होंगे अगर उनको किसी प्रकार की समस्या हो रही होगी ये दोनों से, तो वो क्या कर सकते हैं, ये दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को वर्तमान में 40,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। कितना भैया, 40,000 रुपए मासिक। भैया ये सब तो सिर्फ कहने की बात है, इसके बाद इनके पास कितनी चल और अचल संपत्ति होती है वो तो यही जानते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बहुत सारी सरकारी सुविधाएं जो कि निःशुल्क में मिलती हैं। ठीक है, इनको कहीं आने जाने का, रेलवे में हवाई यात्रा, चिकित्सा, आवास, सिक्योरिटी, सारी चीजें इनको कौन करता है भैया, सरकार देती है, वो भी निःशुल्क में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भैया कि एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, और ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही जो 545 सदस्य होंगे उन्हीं में से ये चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक भैया क्लियर है सभी को। चलो इसके बाद देखते हैं भाई। देखो यहाँ तक था लास्ट, ठीक है, कि पदाधिकारी तक लोकसभा में कितने पदाधिकारी होंगे, यहाँ तक हुई लोकसभा के सदस्यों के लोकसभा में निर्वाचन किस प्रकार होगा।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष की बात की, उसका निर्वाचन किस प्रकार होता है। उसके बाद हम संसद के दूसरे भाग राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहना। अगर क्लास पसंद आई होगी तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। ठीक है भाई, चलो, जय हिंद। थैंक यू क्लास।